Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in the 31st lecture of Machine Design and Drawing 2. And in today's lecture, we will discuss numerical based on V-belt as well as rope drives. So in last lecture, we have discussed the theory for V-belt, velocity relation. Okay, so let us start with the numerical. So there is a first numerical on V-belt. A compressor running 90 kilowatt is to run at about 250 rpm. The drive is by V-belt from an electric motor running at 750 rpm. The diameter of the pulley on a compressor shaft must not be greater than 1 meter, while the center distance between the pulley is limited to 1.75 meter. The belt speed should not exceed 1600 meter per minute. Determine number of V-belts required to transmit the power in each belt has a cross-sectional area of 375 mm square. Density of belt material is 1000 kg per meter cube and an allowable tensile stress of 2.5 megapascal. Groove angle of pulley is 35 degree. The coefficient of friction between the belt and pulley is 0.25. Calculate also the length required of each belt. तो जिस हिसाब से डाटा दिया है न्यूमेरिकल में सबसे पहले वो कलेक्ट करते हैं. कंप्रेसर रनिंग एट 90 किलोवाट. सबसे पहले तो फाइनल पावर दिया है जितना ट्रांसफ़र होने वाला है और ये कंसिडर किया हमने कि पावर लॉस नहीं हो रहा है राइट फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर अप टू द कंप्रेसर. जितना इलेक्ट्रिक मोटर पावर जनरेट कर रहा है उतना ही हम कंप्रेसर को पास ऑन कर रहे हैं. सो पावर इज 90 kilowatt, that is 90 into 10 raised to 3 watt. Next, running at 250 rpm. तो देखो यहाँ पे rpm अलग अलग है. ये कॉम्प्रेसर शाफ्ट की जो rpm है मतलब आउटपुट शाफ्ट उसकी rpm है, इसलिए मैं यहाँ पे N2 लिख रहा हूँ, that is 250 rpm. द ड्राइव इज बाय वी बेल्ट. यहाँ पे हम फ्लैट बेल्ट ड्राइव नहीं वी बेल्ट ड्राइव यूज कर रहे हैं. वी बेल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर रनिंग एट. अब यहाँ पे आरपीएम है 750. तो ये ज़्यादा आरपीएम मतलब क्या, इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्टेड जो शाफ्ट है उसकी आरपीएम ज़्यादा है, वो आरपीएम कॉम्प्रेसर शाफ्ट तक ट्रांसफ़र करनी है. ओके, सो यहाँ पे आरपीएम ज़्यादा है. सो N1 स्टैंड्स फॉर द आरपीएम ऑफ electric motor shaft and N2 is RPM of compressor shaft, which is to be a output RPM. The diameter of pulley on the compressor shaft. The diameter of the pulley of the compressor shaft. तो compressor के लिए हम D2 लिखते हैं, मतलब शाफ्ट डायमीटर है तो D1 भी होगा D2 भी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर है और compressor है, ड्राइवर भी है ड्रिवन भी है. ओके, सो D2 मस्ट नॉट बी ग्रेटर दैन 1 मीटर. तो कितना डायमीटर है, 1 मीटर है कंप्रेसर शाफ्ट का. 1 मीटर मीन्स 1000 mm. ऑब्वियसली हमें यहाँ पे सब कुछ मीटर में चाहिए, सो नो नीड टू कन्वर्ट इट इन mm. वन मीटर. सेंटर डिस्टेंस बिटवीन पुलीज ड्राइवर पुली एंड ड्रिवन पुली इज कितना है, 1.75 मीटर. सो सेंटर डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय x, दैट इज 1.75 मीटर. बेल्ट स्पीड शुड नॉट एक्सीड 1600 मीटर पर मिनट. यहाँ पे दिया है बेल्ट स्पीड, दिया है वेलोसिटी कितना है 1600 मीटर पर मिनट. वी वांट वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, सो 1600 डिवाइड बाय मिनट को कर दिया हमने सेकंड, सो ये हो गया अभी मीटर पर सेकंड. तो 160/6 ये आना चाहिए एक्चुअली 26.67. ये हो गया अब मीटर पर सेकंड में. एक्चुअली हमें स्पीड मीटर पर सेकंड में चाहिए. डिटरमाइन नंबर ऑफ वी बेल्ट, क्या फाइंड आउट करना है,
नंबर ऑफ वी बेल्ट्स, जैसे जो वी बेल्ट ड्राइव होगा, पुली पे एक बेल्ट नहीं, नंबर ऑफ ग्रूव्स रहेंगे और नंबर ऑफ बेल्ट्स रहेंगे फॉर कंप्लीट पावर ट्रांसमिशन। ओके, इट इज़ नॉट लाइक फ्लैट बेल्ट ड्राइव जहाँ पे हम एक बेल्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बेल्ट्स यूज़ करेंगे। तो यही इसी केस के लिए हमें नंबर ऑफ वी बेल्ट प्रोबेबल कितने रहेंगे वो फाइंड आउट करना है। ओके, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वी बेल्ट ड्राइव रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द पावर इफ ईच बेल्ट हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 375 mm²। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है बेल्ट का, हर एक बेल्ट का सेम ही है 375 mm²। ओके, सो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इट विल बी 375 इंटू 10⁻⁻⁶ आ जाएगा। ये देखो mm का कन्वर्शन मीटर में हो गया -3 और इसका स्क्वायर तो -6, सीधा सिंपल मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी। ये डेंसिटी काय की दी है, डेंसिटी दी है बेल्ट मटेरियल की। सो रो इज 1000 kg/m³ and allowable tensile stress of 2.5 megapascal. So sigma is given 2.5 megapascal, 2.5 इंटू मेगा 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगी 2.5 10⁻⁶। सभी क्वांटिटीज हम मीटर 4 से तो न्यूटन में लिख रहे हैं, सो इट शुड बी कन्वर्टेड इन अ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो 2.5 एज इट इज, मेगा स्टैंड्स फॉर 10⁻⁶ एंड पास्कल मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया। उसके बाद में क्या दिया है, ग्रूव एंगल ऑफ द पुली इज 35 डिग्री। ग्रूव एंगल एक्चुअली डिनोटेड बाय ट्वाइस बीटा इज 35 डिग्री। क्या रहता है ग्रूव एंगल, सपोज ये ग्रूड पुली है, ओके, ये पुली है आपकी, अपर पोर्शन है ये, ओके, तो यहाँ पे बेल्ट लगा हुआ रहेगा, दिस इज अ बेल्ट कंप्लीटली। तो ये जो एंगल आपको शो हो रहा है, दिस एंगल इज ट्वाइस बीटा, दिस इज नोन एज अ ग्रूव एंगल। ओके, पुलिस ग्रूव एंगल, जिसमें जो बेल्ट है वो फिट बैठेगा। सो ट्वाइस बीटा इज 35 डिग्री। व्हाट डज इट मीन बीटा? बीटा विल बी half of 35, that is 17.5 degree. Okay, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली इज, तो म्यू भी दिया है 0.25। कैलकुलेट also लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ ईच बेल्ट, नंबर ऑफ बेल्ट भी निकालने हैं, ओके, एज वेल एज लेंथ ऑफ बेल्ट भी निकालना है। लेंथ ऑफ बेल्ट, लेंथ ऑफ बेल्ट का रिलेशन हमने रेडियस फॉर्म में, डायमीटर फॉर्म में देखा था जब हमने थियरी पोर्शन पढ़ा था। ठीक है, तो सेम रिलेशन यूज करके हमें उसमें क्या प्रोमिनेंटली क्या रिक्वायर्ड रहेगा, डायमीटर्स ऑफ बोथ पुलीज एज वेल एज सेंटर डिस्टेंस बिटवीन पुली। तो ये सब कुछ रहेगा हमारे पास में, डायमीटर है, सेकंड डायमीटर हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये हो गया डाटा। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो उसको आराम से सॉल्व करते हैं। लेट अस गो फॉर इट। डाटा हो गया आपका 90 किलोवाट पावर, N2 N1 है हमारे पास में। देखो D2 है, D2 मतलब कंप्रेसर शाफ्ट का डायमीटर। तो जो मोटर शाफ्ट है, इलेक्ट्रिक मोटर शाफ्ट है, वो हमारे पास में है नहीं। सो वी हैव द रिलेशन फॉर स्पीड एंड डायमीटर एज, देखो वी नो दैट N1/N2, पार्टीशन कर ही लेते हैं आप, N1/N2 इज इक्वल टू D2/D1, ये रिलेशन है हमारे पास में। ओके, सो वी हैव N1 N2 D2, तो D1 निकल जाएगा। हैंस N1 कितना है, N1 इज 750
ये है 250, D2 है हमारे पास में 1 मीटर, तो D1 निकल जाएगा। हेंस D1 इक्वल टू, ये कैलकुलेशन आना चाहिए 0.33। तो ये डायमीटर क्या हुआ, दिस इज द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर शाफ्ट, ओके, D1। ना नेक्स्ट पोर्शन D1 हो गया। इसके बाद में देखते हैं हम एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसको ही बोलते हैं एंगल ऑफ लैप। एंगल ऑफ लैप, कभी कभी न्यूमेरिकल में लिखा हुआ रहेगा एंगल ऑफ लैप, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। सो ये रिलेशन हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। फॉर ओपन बेल्ट, एक्चुअली ये रिलेशन है थीटा इक्वल टू 180 माइनस ट्वाइस अल्फा। तो हमने क्रॉस बेल्ट के लिए, जब हमने क्रॉस बेल्ट के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, तब हमने यूज़ किया था थीटा इक्वल टू 180 प्लस ट्वाइस अल्फा। तब हमने डिस्कस भी किया था कि यही रिलेशन ओपन बेल्ट के लिए माइनस रहेगा, क्रॉस बेल्ट के लिए प्लस रहेगा। और अल्फा क्या है इसमें, वेयर फॉर अल्फा साइन अल्फा इज R1 माइनस R2 बाय x, या फिर डायमीटर में क्या हो जाएगा वो R1 मतलब D1 बाय 2, R2 मतलब D2 बाय 2, सो D1 माइनस D2 बाय 2x, where D1 D2 are the diameters of the shaft, pulleys, okay, and x is the center distance। तो ये सब है हमारे पास में, ओके। ये जो हमने डिस्कस किया था D2 क्या था और D1 क्या था, तो D2 है जो ड्रिवन पुली है उसका डायमीटर, और D1 है ड्राइवर पुली उसका डायमीटर, ओके। तो सबसे पहले साइन अल्फा निकालेंगे और अल्फा से हम थीटा निकालेंगे। सो साइन अल्फा इक्वल टू, डायमीटर वाला रिलेशन यूज करेंगे। D1 कितना है 0.33, D2 कितना है, D2 इज 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स कितना है 1.75 सेंटर डिस्टेंस, ओके। सो ये सॉल्व करके हमें डायरेक्टली अल्फ़ा निकालना है। सो अल्फ़ा आना चाहिए 11.04 डिग्री। एक बार अल्फ़ा आ गया आपके पास में, आप इजीली थीटा निकाल सकते हो। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा कितना है 11.04। ये जो कुछ भी आंसर आएगा वो डिग्री में आएगा, ओके। सो ये आ रहा है 157.92 157.92 डिग्री। हमें एंगल चाहिए रेडियन में। सो 157.92 इंटू पाई बाय 180। सो यहाँ पे थीटा मिलना चाहिए आपको 2.76। प्लीज़ आप अपनी कैलकुलेशन एक बार चेक करो, ओके। डोंट रिलाई completely on my answers. Obviously they are correct, but you should practice it how to calculate, okay। तो डायमीटर्स हो गए D1 D2, देन थीटा हो गया। अब हम निकालेंगे टेंशंस, टोटल टेंशन, मैक्सिमम टेंशन TT1 TT2, ओके। सो T1 T2 हमें पता नहीं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे भी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालना है mv², ओके। सो मास लगेगा हमें। सो फॉर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन ऑफ बेल्ट और इन बेल्ट क्या है, TC इज इक्वल टू mv²। वेलोसिटी है, मास है हमारे पास में नहीं, नाउ मास पर मीटर लेंथ, मास पर मीटर लेंथ, ओके। 1 मीटर का मास क्या रहेगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। सो एरिया दिया था, एरिया कितना दिया था
375 क्रॉस सेक्शनल एरिया 375 into 10⁻⁻⁶, length is 1 meter. Okay, and density of belt material was given as 1000. So you can calculate mass here, और by calculation mass आना चाहिए 0.375. यस वही आएगा, 10⁻⁶ है तो -3 तो यही हो गया वो. सो 0.375. ओके, बस ये क्या 10⁻⁶ -6 ये एडजस्ट हो गया, इसके साथ में ये 10⁻³ कट गया, बचा -3 तो उसको हमने कॉम्पेंसेट कर दिया 0.375. सो मास इज 0.375 kg पर मीटर, मास पर मीटर लेंथ. ठीक है, 1 मीटर के लिए कितना मास, 0.375. चलो तो मास हो गया. तो अब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हो. हेंस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन TC इक्वल टू क्या है, mv². निकाल लो. मास इज 0.375 इंटू v, वेलोसिटी इज 26 पॉइंट कितना था 67 और इसका स्क्वायर. सो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन TC कम्स आउट 267 न्यूटन. ओके, 267 न्यूटन. चलो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हो गया. अब हम सोचेंगे मैक्सिमम टेंशंस के बारे में, TT1 एज वेल एज TT2. नाउ total tension in tight side. टोटल टेंशन इन टाइट साइड क्या था वो, T1 बराबर है. फॉर्मूला था T1 प्लस TC बराबर है. एंड टोटल टेंशन इन स्लैक साइड TT2 इज इक्वल टू T2 प्लस TC. और एक फॉर्मूला है हमारे पास में TT1 का ही, जस्ट लाइक अ टेंशन और द लोड इज व्हाट, स्ट्रेस इनटू एरिया, उस फॉर्म में. सो अगेन देखो ये फॉर्मूला क्यों काम नहीं करेगा, TC है हमारे पास में, TT1 निकालना है तो T1 है क्या, नहीं, तो दो अननोन कैसे निकलेंगे. सो अगेन TT1 मतलब फोर्स इज व्हाट, स्ट्रेस इनटू एरिया. टेंशन मतलब क्या है, फोर्स ही है, लोड ही है. सो TT1 इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया. तो सबसे पहले हम ये टोटल टेंशन निकालेंगे, उसके बेसिस पे हम T1 निकालेंगे. हेंस TT1 इक्वल टू स्ट्रेस कितना था, अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस वाज 2.5 बराबर है, इतना ही दिया था, इट वाज 2.5 करेक्ट, 2.5 मेगा पास्कल, so 10⁻⁶. एंड एरिया 375 10⁻⁻⁶, दैट मीन्स 2.5 इंटू 375 ऐसा. सो T1 टेंशन आना चाहिए 937.5 न्यूटन. बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हमें मिल गई है. मैक्सिमम टोटल टेंशन इन टाइट साइड हमें मिल गया. ओके, सो अगर ये इक्वेशन अब हम यूज़ करते हैं, सो इक्वेशन 1 TT1 दैट इज 937.5 इक्वल टू T1 प्लस TC कितना था अभी, TC हमने निकाला था 267. हेंस T1 इजीली T1 आ जाएगा. T1 विल बी 937.5 माइनस 267, तो ये आना चाहिए 670.5 न्यूटन. देखो T1 मिल गया, अब हम T2 निकालेंगे. ओके, सो T2 क्या है, T1 क्या है, T1 इज टेंशन इन टाइट साइड एंड TT1 क्या है, टोटल टेंशन इन टाइट साइड. टोटल टेंशन मतलब जहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसिडर कर रहे हैं. सो T2 विल बी
टेंशन इन स्लैक साइड, सो ये हो गया T2. सो फॉर्मूला इज 2.3 log T1 बाय T2 इक्वल टू म्यू थीटा. यहाँ तक ये फॉर्मूला ओपन बेल्ट ड्राइव्स के लिए है. ओपन बेल्ट्स के लिए अगर वी बेल्ट है तो इसमें एक टर्म और ऐड हो जाती है, कोसेक बीटा. ओके, कोसेक बीटा. सो पुट अप ऑल द वैल्यूज. 2.3 log T1 is 670.5 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू म्यू कितना है, म्यू था 0.25, थीटा था 2.76 एंड कोसेक बीटा कितना है 35 डिग्री टोटल था, ट्वाइस बीटा इज इक्वल टू, तो ये हो गया 17.5 डिग्री. तो यहाँ पे T2 इजीली T2 आ जाएगा 67.4 न्यूटन. ओके, दोनों टेंशन्स आपने निकाल लिए T1 एंड T2. डायमीटर्स है हमारे पास में, थीटा था ऑन द बेसिस ऑफ सेम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन एंड टेंशन इन टाइट साइड एंड टेंशन इन स्लैक साइड, ये सब कैलकुलेट हो चुका है. ओके, सो नाउ numbers of V belt. एक्चुअली इसके लिए पावर इक्वेशन यूज़ करेंगे. पावर ट्रांसमिटेड पर बेल्ट. एक बेल्ट कितना पावर ट्रांसमिट करता है ये रिलेशन है हमारे पास में, दैट इज गिवन एज T1 माइनस T2 into V. Okay, so T1 670.5 minus T2 67.4, वेलोसिटी 26.67. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पावर ट्रांसमिटेड पर बेल्ट. एक बेल्ट कितना पावर ट्रांसमिट करेगा वो आ जाएगा, दैट इज 85 किलोवाट. ओके, ये सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करके देखनी है. तो ये हो गया आपका एक बेल्ट कितना पावर ट्रांसमिट करेगा. तो देखो टोटल पावर ट्रांसमिट कितना हो रहा था न्यूमेरिकल में 90 किलोवाट, और एक बेल्ट कितना कर रहा है 16 पॉइंट समथिंग किलोवाट. तो इससे हम इजीली नंबर ऑफ बेल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. हेंस नंबर ऑफ बेल्ट्स और वी बेल्ट्स इक्वल टू टोटल पावर ट्रांसमिटेड बाय power transmitted by one belt. Power transmitted by one belt. Okay, so equal to total power था 90 किलोवाट डिवाइड बाय एक बेल्ट ट्रांसफ़र कर रहा है 16.085. सो ये रेशो आएगा 5.6. तो 5 से ज़्यादा ही बेल्ट लगेंगे तो 0.6 तो नहीं लग सकता, इसलिए फिर यहाँ पे लगेंगे अराउंड कंप्लीट 6 बेल्ट्स. ओके, नंबर ऑफ बेल्ट्स n इक्वल टू 6 बेल्ट्स. तो बेल्ट हमने कैलकुलेट कर लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट था लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ बेल्ट. सो लेंथ ऑफ बेल्ट, क्या रिलेशन है लेंथ ऑफ बेल्ट का, L इज इक्वल टू फॉर्मूला है पाई R1 प्लस R2 सिंपली, या फिर R2 प्लस R1 प्लस 2x प्लस इन ब्रैकेट R2 माइनस R1 ब्रैकेट स्क्वायर बाय x. दैट इज द रिलेशन. ओके, तो यहाँ पे R2, एक मिनट,
R2 विल बी d2/2। सो R2 कितना हो जाएगा, d2 कितना था 0.33, तो ये हो जाएगा 0.165 मीटर। और R1 तो वो था d1/2 सीधा सीधा, तो d1 1 मीटर था, तो ये हो गया 0.5 मीटर। तो आप इजीली लेंथ निकाल सकते हो। यहाँ पे लेंथ विल बी पाई R2 प्लस R1, सो R2 0.165 प्लस 0.5 प्लस 2, x कितना है 1.75 सेंटर डिस्टेंस बिटवीन पुलिस, प्लस R2 मतलब 0.165 माइनस R1 0.5 ब्रैकेट स्क्वायर बाय x कितना है 1.75। तो यहाँ पे लेंथ आनी चाहिए 5.654 मीटर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ बेल्ट। गॉट इट? क्लियर? अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी थी न्यूमेरिकल में, देखो यस, हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, कैलकुलेट लेंथ रिक्वायर्ड, लेंथ निकाल ली हमने और नंबर ऑफ बेल्ट भी कैलकुलेट कर लिए है। ओके, अब यहाँ पे हम जो डायमीटर ऑफ ड्रिवन पुली है वो भी निकाल सकते हैं। ओके, सेकंड, हाँ, यहाँ पे एक्चुअली हमारा न्यूमेरिकल खत्म हो गया है, वेयर वी हैव कैलकुलेटेड नंबर ऑफ बेल्ट्स एज वेल एज लेंथ ऑफ बेल्ट। यहाँ पे जैसे जो ड्रिवन शाफ्ट है उसकी जो ड्रिवन शाफ्ट है उसकी जो डायमीटर रहेगी प्रोबेबल, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में थोड़ा सा पार्ट चेक कर लेते हैं। लेंथ ऑफ ईच बेल्ट, एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे ये दिया है, डिस्टेंस ऑफ पुली सपोर्टिंग बेयरिंग, डिस्टेंस ऑफ पुली सपोर्टिंग bearing is 200 mm and टाउ दिया है shear stress 42 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा पार्ट दिया है। इस बेसिस पे जैसा भी है डिस्टेंस ऑफ सपोर्टिंग बेयरिंग, मतलब जो ड्रिवन पुली है उससे नियर बाय जो बेयरिंग रहेगा सपोर्टिंग के लिए, उसका जो डिस्टेंस है वो है 200 mm। ओके, एक्चुअली ड्रिवन पुली कंसिडर करने की जैसे ओवरहैंग पुली है। ओके, और उस पुली को सपोर्ट करने के लिए जो बेयरिंग है नियर बाय बेयरिंग, उसके नज़दीक वाला बेयरिंग, उसका जो डिस्टेंस है पुली सेंटर से बेयरिंग सेंटर ये 200 mm है। और जो शियर स्ट्रेस है शाफ्ट मटेरियल का वो दिया है 42। तो इसके बेसिस पे जो ड्रिवन पुली है उसका डायमीटर भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, वो हम निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे आप लिख सकते हो डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट। ओके, सो शाफ्ट डायमीटर। ओके, सो टॉर्क ट्रांसमिटेड फॉर्मूला था T इज इक्वल टू P इंटू 60/2πn। अब n यहाँ पे हम ड्रिवन के लिए कंसिडर करें, सो N2 रहेगा। ओके, सो P इंटू 60/2πn, तो यहाँ पे टॉर्क निकल जाएगा पावर 90 इंटू 10⁻³ इंटू 60 डिवाइड बाय 2π, और N2 कितना है 250 था शायद, यस 250। तो यहाँ पे टॉर्क निकल जाएगा ड्रिवन पुली पे 3437.74 न्यूटन मीटर, बराबर है। बाकी सब हमने मीटर में ही लिया है, तो 3437.74। तो देखो हम शाफ्ट के लिए क्या करने वाले हैं, वो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट वाला इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, √T² + m²। तो T है मतलब टॉर्क है। अब हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, m इक्वल टू, सुनाओ बेंडिंग मोमेंट m इक्वल टू क्या रहेगा, एक्चुअली बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस रहेगा। तो डिस्टेंस हमें पता है 200, जैसे
पुली से जो सपोर्टिंग बियरिंग है बीच वाला डिस्टेंस है 200 mm, तो टोटल टेंशन मतलब फोर्स वो लेना पड़ेगा। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स क्या रहेगा T1 प्लस T2 प्लस ट्वाइस TC, ये हो गया आपका टेंशन। ओके, मतलब टोटल फोर्स बेंडिंग मोमेंट के लिए, जहाँ पे बेंडिंग कहाँ पे हो सकता है, जो बेयरिंग है 200 mm पे, मैक्सिमम डिस्टेंस हमने कंसिडर करके 200 mm अगर हम डिस्कस करते हैं, सॉरी कंसिडर करते हैं, तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट रहेगा। तो फोर्स ये हो गया, डिस्टेंस हो गया आपका ये 200, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर द सिंगल बेल्ट। हमारे पास में बेल्ट एक नहीं है, 6 है। सो हम 6 बेल्ट के लिए पूरा कंसिडर करेंगे कि हर बेल्ट से जो टेंशन आ रहा है वो बेंडिंग मोमेंट कॉज करेगा 200 mm डिस्टेंस पे, ठीक है। इवन दो बेल्ट कैसे है, मतलब जैसे ये पुली एक बेल्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवा ऐसे बेल्ट है, और यहाँ से सपोर्टिंग बेरिंग का ये डिस्टेंस है सपोज 200। तो अब हमने ये डिस्टेंस कंसिडर नहीं किए, हमने किया कि सपोज ये छठवा जो बेल्ट है उसका बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे कितना आएगा। सो बेल्ट टेंशन इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमने हर बार 200 ही लिया है क्योंकि ये बहुत निग्लिजिबल डिस्टेंस है, ठीक है। ये बहुत एक दूसरे से नियर बाय डिस्टेंस पे ही है, कुछ अलग अलग डिस्टेंसेस पे नहीं है, पूरे लग के है एक दूसरे से, इसलिए फिर ये टोटल डिस्टेंस हमने 200 लिया है। सो बेंडिंग मोमेंट, सो टोटल टेंशन T1 प्लस T2 प्लस ट्वाइस TC, दैट इज अ स्टैंडर्ड रिलेशन, इनटू डिस्टेंस 200 इनटू नंबर ऑफ बेल्ट। बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे कैलकुलेट होगा, ये सभी वैल्यूज लिखेंगे अपने 670.5 प्लस 67.4 था शायद, प्लस 2 इंटू TC कितना था, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन 267, ओके, इंटू डिस्टेंस दैट इज 200 इंटू नंबर ऑफ बेल्ट। तो बेंडिंग मोमेंट आना चाहिए 1430.29। अब एक बार चेक कर लो, ये सब न्यूटन न्यूटन न्यूटन, 200 क्या था mm, बाकी हमने टॉर्क तो न्यूटन मीटर में निकाला, तो ये हमें मतलब आइदर ये वैल्यू मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी या फिर पूरा आंसर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो ये जो रहेगा 200, ये रहेगा 0.2 मीटर, सीधा सीधा 200 mm है ना, इसलिए फिर ये रहेगा 1430.29, एक्चुअली ये आंसर है, और बेंडिंग मोमेंट है इसलिए न्यूटन मीटर। ओके, एक्चुअल 0.2 वैल्यू कंसिडर करके ये आंसर निकला है। सो 1430.29 न्यूटन मीटर। नाउ इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट TE इक्वल टू अंडर रूट T स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल टू, और था फॉर्मूला पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब। ओके, तो ये जो रिलेशन है इसमें अगर वैल्यूज हम पुटअप करते हैं, अंडर रूट T स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब, तो आपको यहाँ पे डायमीटर ऑफ ड्रिवन शाफ्ट मिल जाएगा। ओके, T की वैल्यू है हमारे पास में, M की वैल्यू है, टाउ दिया है 48 है ना, टाउ दिया है जस्ट 42, तो डायमीटर निकल जाएगा। सो डायमीटर आना चाहिए 0.076 मीटर, या फिर सीधा सीधा 76 mm। सो दैट इज़ द कंप्लीट आंसर। जो एक्स्ट्रा पार्ट दिया था बेंडिंग मोमेंट कंसिडर करके कैलकुलेट करके हमें ड्रिवन शाफ्ट का डायमीटर कैलकुलेट करना है, ये वाला पार्ट। ओके, सो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एज सिंपल है वैसे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस सिर्फ 180 कर दिया है, बाकी सब चीज़ें थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज की है, बाकी पूरा न्यूमेरिकल एज इट इज़ है। जैसे यहाँ पे शियर स्ट्रेस भी दिया है 42 का 48 कर दिया, तो अब ये न्यूमेरिकल ट्राई करो, दिस इज एज अ होमवर्क। ओके, सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।